नमस्कार विद्यार्थियों। कल हमने भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डाला था और जैसा कि मैंने अपने कल के व्याख्यान में आपको स्पष्ट किया कि भारत की अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है और विकासशील देशों में जो विशेषताएं होती है विकासशील राष्ट्रों की, वही भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत देखने को मिलती है। उस पर हमने कल विस्तृत चर्चा की थी। उसी टॉपिक में हम आज एक नए कंटेंट को ले रहे हैं और परीक्षा में प्राय इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है कि भारत एक धनी राष्ट्र है लेकिन वहाँ निर्धन निवास करते हैं। यानी एक प्रकार का ये कॉन्ट्राडिक्टरी प्रश्न है, यानी विरोधाभासी है ये कि भारत है तो धनी लेकिन उसके बाद भी उसमें निर्धन निवास करते हैं। यानी इंडिया इज ए रिच कंट्री बट इनहेबिटेड टू द पुअर पर्सन। तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार का जो कोटेशन है उसमें हम दो पार्ट करके इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहला हमारा कि इंडिया इज ए रिच कंट्री, यानी भारत एक धनी राष्ट्र है, तो उसमें वाई इंडिया इज ए रिच कंट्री उसको देखेंगे। और उसके बाद इंडिया इज इनहेबिटेड बाय द पुअर पर्सन, यानी जिसमें निर्धन निवास करते हैं, वो हमारा एक अलग जो है पार्ट होगा। तो सबसे पहले हम उन बातों पर प्रकाश डालते हैं कि भारत एक धनी राष्ट्र क्यों है, कि कौन से ऐसे उसकी विशेषताएं हैं जिसके कारण से भारत को एक धनी राष्ट्र कहा जाता है। देखिए, मैं इसको प्रारंभ करने से पूर्व बता दूं कि विकासशील देशों में कुछ विशिष्ट प्रकार की विशेषताएं भी पाई जाती है। जैसे वहाँ प्रचुर मात्रा में मानवीय संसाधन मिलेंगे, प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ पर मुख्य रूप से उच्च तकनीक का अभाव होने के कारण से, पूंजी का अभाव होने के कारण से उनका बेहतर प्रयोग नहीं हो पाता है। तो उसी संदर्भ में अगर हम भारत के बारे में बात कर रहे हैं तो भारत जो है किन दृष्टिकोण से एक धनी राष्ट्र कहा जाता है उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो बिंदु है वो है फेवरेबल जियोग्राफिकल लोकेशन, यानी भारत की जो भौगोलिक स्थिति बहुत अनुकूल है। भौगोलिक स्थिति जो है किसी भी देश के विकास के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान अपना रखती है। और अगर हम देखें उत्तर में जिस प्रकार से हिमालय है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, उसी प्रकार दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर है। और उस दृष्टिकोण से भारत जो है भौगोलिक दृष्टि से बहुत ही धनी माना जाता है, क्योंकि उसे सभी प्रकार से अगर देखें बंगाल की खाड़ी और अरब सागर और जो है हिंद महासागर और हिमालय जो है वो हर प्रकार से जो है विविधताएं अलग अलग होने के कारण से, अलग अलग जो भौगोलिक स्थिति होने के कारण से, उनकी अलग अलग विविधता होने के कारण से भारतीय के विकास में, भारत के आर्थिक विकास में जो है या व्यापारिक दृष्टिकोण से अपनी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नंबर 2, जिस आधार पर भारत को धनी कहा जाता है वो है वाइड एरिया, यानी भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो काफ़ी विस्तृत है। विश्व के कुल देशों में अगर हम बात करें तो विश्व में 7वें स्थान पर भारत आता है, जिसमें जो है उसका भौगोलिक जो क्षेत्रफल है वो काफ़ी बड़ा है। इसकी जो भौगोलिक सीमाएं हैं पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से जो है दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, सारा जो अगर देखे जाए तो इसकी जो है हमारे बहुत सारी सीमाएं लगती है, जैसे पाकिस्तान की सीमाएं, नेपाल की सीमाएं, उसी प्रकार से जो है बांग्लादेश की सीमाएं, चाइना का बॉर्डर हमारे लगता है। तो उस दृष्टिकोण से वाइड एरिया है हमारा और इसलिए बड़ा क्षेत्रफल होने के कारण से यहाँ पर विकास की प्रबल संभावनाएं हैं। नंबर 3 आता है वास्ट जो है फर्टाइल ग्राउंड, यानी इसका मतलब है हमारा जो क्षेत्रफल है उसके अंदर उपजाऊ भूमि की अगर हम बात करें तो बहुत है। हमारे यहाँ पर अलग अलग विविधताएं देखने को मिलेगी। यहाँ पहाड़ भी हैं, पठार भी हैं, समतल भूमि भी है और हर जगह पर अलग अलग प्रकार के उत्पादन होते हैं। ऐसी स्थिति में जो हमारे यहाँ पर जो उपजाऊ भूमि का अगर क्षेत्रफल है तो वो काफ़ी बड़ा है और उसके कारण से आज हम स्थिति को देख रहे हैं कि भारत एक आत्मनिर्भर राष्ट्र है। कृषि में भारत ने आत्मनिर्भरता प्राप्त की है। न केवल हमारी जो विश्व के जो है दूसरे स्थान पर जनसंख्या की दृष्टि से भारत आता है, उसकी जो है
खाद्यान्न संबंधी मांग को हम पूरा कर पा रहे हैं, बल्कि हम दूसरे राष्ट्रों को भी निर्यात कर पा रहे हैं। उसके बाद आता है कि वास्ट वाटर रिसोर्सेज, यानी यहाँ पर हमारे पास में जल स्रोत भी काफ़ी मात्रा में है। और हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो है अरब सागर जो सबसे बड़ा हमारा जल का स्रोत है। हमारे यहाँ नदियाँ हैं, उसी प्रकार से समुद्र हैं, झरने वगैरह हैं। वो इतने बड़े पानी के स्रोत हैं जो कि हमारी कृषि के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो उस दृष्टि से भी जो है भारत को एक धनी राष्ट्र माना जाता है। उसी प्रकार से अगर फॉरेस्ट रिसोर्सेज की बात करें, यानी जो वन संसाधन हैं, वनों से हमें कीमती लकड़ियाँ, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, बहुत सारे जो है इतने उद्योग इन पर, जैसे माचिस का उद्योग है, पेपर उद्योग जैसे कागज़ वगैरह जो बनाए जाते हैं वो उद्योग है, आयुर्वेदिक दवाओं संबंधी जो उद्योग हैं, कीमती से कीमती हमें जो आयुर्वेदिक दवाएं वगैरह है वो हमें सब वन क्षेत्र से प्राप्त होती है। कीमती लकड़ियाँ भी हमें प्राप्त होती है। इस प्रकार से अगर वन क्षेत्र की दृष्टि से देखें तो भी भारत को एक जो है धनी राष्ट्र के रूप में देखा जाता है। उसके बाद में आता है मिनरल रिसोर्सेज, यानी हमारे जो दूसरे हैं लोहा, तांबा, पीतल, जस्ता, ये अगर हम देखें तो हमारे ये भी बहुत बड़ा स्रोत है कि हमें अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग प्रकार के जो मिनरल्स है, तांबा है, पीतल है, लोहा है, सोना है, चांदी है, इस प्रकार के स्रोत भी मिलते हैं। हमें अलग अलग प्रकार से खाने पाई जाती है। तो इस प्रकार से जो मिनरल्स की दृष्टि से देखें, जहाँ जहाँ पर पहाड़ है वहाँ कुछ अलग प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं, पठार है वहाँ अलग है, जहाँ पर समतल क्षेत्र है वहाँ पर अलग प्रकार के पाए जाते हैं। इसलिए अगर हम देखें तो मिनरल के दृष्टिकोण से भी जो है, खनिज संपदा के दृष्टिकोण से भी जो है भारत को एक धनी राष्ट्र माना जाता है। उसके बाद में सफिशिएंट रिसोर्सेज ऑफ पावर। देखिए जो भारत की जो भौगोलिक दशाएं वो अलग अलग प्रकार की है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर हमारे यानी जो है तापमान बहुत अधिक होता है। तो हमारे यहाँ की सौर ऊर्जा के स्रोत काफ़ी हैं। सौर ऊर्जा है हमारे यहाँ पर, इसके काफ़ी मात्रा में उत्पादित कर पा रहे हैं। और ये सबसे बड़ा स्रोत हमारा जो है मिलता है। जहाँ पर पानी वगैरह के स्रोत वगैरह है वहाँ पानी से बिजली उत्पादन करने की संभावनाएं प्रबल है। जहाँ पर हवाओं का जो है वहाँ से विंड एनर्जी जो है वो उत्पादित करने का बहुत बड़ा स्रोत जो है हमें मिलता है। तो जो भौगोलिक विविधताएं हैं इसके कारण से हमारे यहाँ पर जो है विद्युत उत्पादन की प्रबल संभावना देखी जा सकती है। उसके बाद है डिफरेंट फेवरेबल क्लाइमेट। देखिए हमारे यहाँ की भौगोलिक स्थिति अलग होने के कारण से उनका वातावरण भी अलग अलग है और वातावरण का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है उनकी फसलों पर। आप देखिए अगर हम भारत की बात करें तो अगर आसाम वगैरह उधर जाएंगे, तटीय जो जहाँ है वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर चाय वगैरह का उत्पादन किया जाता है। आप पंजाब में जाएंगे गेहूँ चावल वगैरह का उत्पादन किया जाता है। आप राजस्थान में जाएंगे तो यहाँ पर मक्का है, बाजरा है, मोठ है, ज्वार है, इस प्रकार की। तो इसका मतलब अलग अलग विविधताएं होने के कारण से वहाँ पर जो उत्पादन है वो अलग अलग फसलों का होता है। और इसलिए अलग अलग भौगोलिक स्थिति होने के कारण से उनका क्लाइमेट अलग है। और जैसा फसलों को क्लाइमेट चाहिए वो जो है भारत में उपलब्ध होता है। और इसलिए हम सभी प्रकार की जो है उत्पादन, रबी की फसलें, खरीफ की फसलें जो अलग अलग प्रकार से उत्पादित करते हैं उसमें जो है भारतीय किसान जो है सक्षम हो सकते हैं। उसके बाद लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक का मतलब पशुधन। पशुधन की दृष्टि से भी भारत जो है एक धनी राष्ट्र माना जाता है। और इस पर आधारित जो जैसे हमें पशुओं से जो है दूध मिलता है, मक्खन मिलता है, चमड़ा वगैरह मिलता है, और उनके जो है हड्डी वगैरह उससे जो बनने वाले उत्पाद है वो भी हमें प्राप्त होते हैं। तो पशुधन की दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर अलग अलग प्रकार के पशु, गाय है, भैंस है, ऊँट है, घोड़े हैं, इस प्रकार के पाए जाते हैं। तो जो कि न केवल देश के विकास में सहायक होते हैं बल्कि कृषि विकास में भी इनकी बहुत बड़ी भूमिका देखी जा सकती है। उसके बाद है टेक्निकल नॉलेज। देखिए अगर हम गत वर्षों की बात करें तो भारत ने तकनीकी क्षेत्र में भी बहुत बड़ी प्रगति की है। पहले हम तकनीकी क्षेत्र में पिछड़े हुए थे, लेकिन जैसे जैसे भारत का लगातार विकास हुआ आज हमारे पास न केवल लघु कुटीर उद्योग है बल्कि बड़े से बड़े उद्योग उन्होंने स्थापित कर लिए हैं। और वो उच्च तकनीक का प्रयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद जो है वो कम से कम लागत पर जो है वो निर्मित किए जा रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जो इस बात को परिलक्षित करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था या भारत जो है
एक धनी राष्ट्र के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन कुछ विद्वान जो हैं वो इस बात को नकारते हैं। वो कहते हैं नहीं, कि इसका एक विरोधाभास भी देखा जा सकता है, और वो विरोधाभास इस रूप में है कि इंडिया इनहेबिटेड बाय पुअर पर्सन, यानी भारत धनी राष्ट्र तो है, भौगोलिक दृष्टि से, खाद्यान्न की दृष्टि से, जो है आपके जो है वन स्रोतों की दृष्टि से, जो है जल स्रोतों की दृष्टि से, जो है विद्युत स्रोतों की दृष्टि से, तकनीक की दृष्टि से इसको धनी माना जा रहा है, या क्षेत्रफल की दृष्टि से भी धनी माना जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसी विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था में देखी गई है, यानी विकासशील अर्थव्यवस्था में देखी गई है, जो ये परिलक्षित करती है कि भारत धनी होते हुए भी आज भी वहाँ निर्धन निवास करते हैं। और वो इस कोटेशन को हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। सबसे पहला, लो पर कैपिटा इनकम एंड नेशनल इनकम। देखिए, भारत जो है प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से जो है धनी होने के बावजूद भी हमारे यहाँ पर उनका उच्च तकनीक न होने के कारण से, पूंजी का अभाव होने के कारण से हम अपने संसाधनों का, यानी मानवीय संसाधनों का और प्राकृतिक संसाधनों का संपूर्ण विदोहन नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण से हमारे देश की राष्ट्रीय आय और प्रत्यक्ष आय अन्य विकसित राष्ट्रों की तुलना में काफी कम है। नंबर 2, लो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड। भारत में आज भी जो है निम्न स्तर का जो जीवन स्तर है, जीवन यापन लोग कर रहे हैं, उनको फंडामेंटल रोटी कपड़ा और मकान जो मिलना चाहिए, उनको जो न्यूनतम कैलोरी भोजन की मिलनी चाहिए, वो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए वे अभी अपने जीवन निर्वाह स्तर से भी नीचे के स्तर पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उसके बाद है वाइड अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी की समस्या व्यापक रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में देखी जा सकती है। जैसा कि कल मैंने भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता बताई, उसमें बताया था हमारे वी कैन सी द डिफरेंट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे यहाँ पर अलग अलग प्रकार की बेरोजगारी है। जैसे मौसमी बेरोजगारी देखी जा सकती है, ग्रामीण क्षेत्रों में, कृषि क्षेत्र में छिपी बेरोजगारी देखी जा सकती है, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी देखी जा सकती है, चक्रीय बेरोजगारी देखी जा सकती है, संरचनात्मक बेरोजगारी जो है वो देखी जा सकती है। इस प्रकार की जो है व्यापक बेरोजगारी अलग अलग प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। वो सबसे बड़ा जो है, यानी गरीबी का संबंध बेरोजगारी से होता है। अगर व्यक्ति बेरोजगार होगा, यानी उसको रोजगार नहीं मिलेगा उसकी योग्यता रुचि के अनुसार, तो इसका मतलब उसके आय के स्रोत घट जाएंगे और वो व्यक्ति गरीब हो जाता है। उसके बाद विकित्सित साइकिल ऑफ पॉवर्टी। गरीबी का दुष्चक्र भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता भी है, और जो है हम ये कह सकते हैं कि गरीब क्यों है। रेगर नर्क्स से एक अर्थशास्त्री, उन्होंने एक विकित्सित साइकिल ऑफ पॉवर्टी दिया था। उन्होंने लिखा कि भारत एक गरीब राष्ट्र जो है, एक व्यक्ति गरीब है क्योंकि वो गरीब है, एक व्यक्ति गरीब है क्योंकि वह गरीब है, यानी वो अगर वो गरीबी के दलदल में फंस गया एक बार, तो वापस वो उससे रिकवर नहीं हो सकता। उसका कारण है जो व्यक्ति गरीब होता है, इसका मतलब है उसका जो मिनिमम कैलोरी कंजम्पशन है, उसको जो मिलने वाला भोजन है वो बेकार होगा, पौष्टिक नहीं होगा। ही इज नॉट एबल टू कंजम्पशन ऑफ न्यूट्रिशियस फूड, वो नहीं खा पाएगा। ऐसी स्थिति में वो कमजोर हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा तो काम कम कर पाएगा, काम कम करने से उसकी उत्पादकता गिर जाएगी, उत्पादकता गिरने का तात्पर्य है कि उसकी इनकम कम हो जाएगी और वो और गरीब होता जाएगा। मतलब ही इज नॉट एबल टू प्रोवाइड द मिनिमम जो रिक्विजिशन होती है, रोटी कपड़ा और मकान, उसको पूरा नहीं कर पाएगा। तो ये साइकिल लगातार चलता रहेगा। ये विकासशील देशों की जो है विशेषता भी मानी जाती है। इसलिए इस दृष्टि से भी भारत को एक जो ये माना जाता है कि भारत में गरीब लोग निवास करते हैं। उसके बाद में हाई बर्थ एंड डेथ रेट, ये लगातार देखा गया है विकासशील देशों में कि हमारे यहाँ पर जो जन्म दर है वो भी तेज है और जो डेथ रेट है यानी मृत्यु दर है वो भी तेज है। हालांकि गत वर्षों में जो चिकित्सा सुविधाओं का जो विस्तार हुआ है, विकास हुआ है, हॉस्पिटल्स वगैरह खुले हैं और हैं, तो उससे कुछ मात्रा में जो है डेथ रेट कम हुई है। लेकिन फिर भी अगर दूसरे राष्ट्रों की तुलना में देखें तो हम पाएंगे कि हमारे यहाँ पर डेथ रेट भी ज़्यादा है और बर्थ रेट भी ज़्यादा है। और बर्थ रेट ज़्यादा होने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि इसके कारण से बेरोजगारी की समस्या, गरीबी की समस्या, आर्थिक विषमता की समस्या, मकान की समस्या, शिक्षा की समस्या, चिकित्सा सुविधा की समस्या, ये समस्याएं जो आप देखने को मिल सकती है। उसके बाद में लो लेवल ऑफ सेविंग। भारत की अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण उसका सीधा प्रभाव उसकी बचत पर आता है। आपकी इनकम कम है, आपकी सेविंग कम होगी, सेविंग कम होगी यानी कंजम्पशन भी कम होगा, सेविंग भी कम होगी, सेविंग कम होने से इन्वेस्टमेंट कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होने से कैपिटल फॉर्मेशन की जो रेट है यानी जिसको आप जो है पूंजी निर्माण की दर कहते हैं, और वो कम हो जाएगी। और पूंजी निर्माण की दर जिस राष्ट्र की कम होती है वो राष्ट्र लगातार क्या होता है, अपने विकास की दृष्टि से पिछड़ा हुआ माना जाता है। उसके बाद में बैकवर्ड सोशल कंडीशन,
हमारे यहाँ की जो सामाजिक जो कंडीशन है, जो स्थिति है, वो बहुत पिछड़ी हुई है। आज भी वहाँ भाग्यवादिता, रूढ़िवादिता, किसी कास्ट विशेष के साथ में अभद्र व्यवहार, इस प्रकार की स्थिति लगातार देखने को मिलती है, जो कि किसी भी देश के विकास के लिए सबसे बाधक मानी जा सकती है। और सबसे अंतिम जो मुख्य बात आती है वो हैवी डेब्ट बर्डन, यानी ऋण भार। अगर हम ये तुलना करें, देखें, अगर हम स्टडी करें तो हम पाएंगे प्रत्येक भारतीय पर कुछ ना कुछ ऋण का भार जरूर है। भारत ने भारी मात्रा में विभिन्न प्रकार की वित्तीय संस्थाओं से, अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से, जो है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से ऋण ले रखा है, और उस ऋण का केवल ब्याज चुकाने के लिए भी ऋण लेना पड़ता है। इस प्रकार की स्थिति भारत में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा, एशियन विकास बैंक के द्वारा ऋण प्राप्त किए गए हैं, और उस ऋण का ब्याज इतना ज्यादा होता है, जिसको आप डेट बर्डन कहते हैं। वो अगर हम उसको पॉपुलेशन से अगर डिवाइड करें तो आप पाएंगे कि प्रत्येक भारतीय पर किसी न किसी रूप में ऋण भार है। और ऋण भार जो है वो किसी भी देश के विकास के लिए और देश के नागरिकों के लिए क्या माना जाता है? खतरनाक माना जाता है, घातक माना जाता है, जो कि उसकी गरीबी को बढ़ावा देता है। इस प्रकार अगर हम कहें कि दो अलग अलग प्रकार के विरोधाभास है। भारत प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से जो है धनी होने के बावजूद भी, भौगोलिक दृष्टि से धनी होने के बावजूद भी, इन विशिष्ट बिंदुओं के कारण से क्या है? वह निर्धन राष्ट्र है, निर्धन राष्ट्र की श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार का अगर आपका क्वेश्चन आए तो आप इसको दोनों बिंदुओं के माध्यम से इसको पूर्ण स्पष्ट करेंगे। कल हमारा नया कंटेंट जो है वो प्रारंभ होगा। धन्यवाद।